वेलकम अगेन इन दिस चैनल। माय नेम इज़ रवि और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेक्ड आइज से अपने को दिखते नहीं हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। यानी माइक्रोब्स से हमें बेनिफिट भी होता है और लॉस भी होता है। बेनिफिट कैसे? जैसे हम कुछ प्रोडक्ट भी इनसे अचीव कर सकते हैं और लॉसेज जैसे ये हमारे अंदर कुछ डिजीज़ भी क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे जो 12th के कोर्स में है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी हम इनसे पढ़ेंगे ये किस तरह से हम इनसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव के कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखे होंगे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अलग अलग शेप के आधार पे होते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, इन शेप के आधार पे ही इनका नामकरण रखा हुआ है। जैसे ये पहला बैक्टीरिया है वो रोड शेप्ड है, दूसरा बैक्टीरिया आप देखोगे स्पेरिकल है, इनको कोकस बोलते हैं। तीसरा हो गया आपके रोड शेप्ड बैक्टीरिया या स्पाइरिलम, जिसको हम स्पाइरल बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। ये आप देख रहे हो बैक्टीरियोफेज, ये दरअसल एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे खूब सारे माइक्रोब्स हमारे जो काम आएंगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में वो हम पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो हाउस होल्ड के अंदर कैसे काम करते हैं, हाउस होल्ड के अंदर कैसे काम करते हैं। हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर। तो आपको पहला जो माइक्रोब है वो है लैक्टोबैसिलस, इसको हम लैब भी कहते हैं, लैब LAB, लैक्टिक एसिड बैसिलस। और हम सबको पता है लैक्टिक एसिड बैसिलस जो बैक्टीरिया है वो जो मिल्क है उसको कन्वर्ट करेगा कर्ड के अंदर। तो कर्ड के फॉर्मेशन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, कर्ड के फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया आपको याद रखना है वो है लैक्टोबैसिलस, LAB, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस। इससे हम क्या बनाने वाले हैं? इससे हम कर्ड बनाने वाले हैं। जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर एक शुगर होती है, उसका नाम है लैक्टोज शुगर। ये उस लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर। जब मिल्क फॉर्मेशन होता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। इट आल्सो इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, यानी कि जो दूध से दही बनता है, दही बनते ही उसके अंदर कौन सा विटामिन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा? विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम, विटामिन B12 को हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं, साइनोकोबालेमिन। तो जो मिल्क से हमने कर्ड बनाया है, किसके थ्रू बनाया है? हमने बनाया है लैक्टिक एसिड बैसिलस के थ्रू। और इसके अंदर न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट हो गया, यानी इसके अंदर विटामिन B12 ऐड हो जाता है। B12 का नाम है साइनोकोबालेमिन। इन आवर स्टोमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन द चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है और हमारे जो छोटी आंत है इसमें इसकी काउंट होनी चाहिए। ये डाइजेशन को और इम्प्रूव करता है। तो पहला जो प्रोडक्ट हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कर्ड। क्या पढ़ा है? कर्ड। कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो मिल्क से होता है। तो ये मिल्क से क्या बन चुका है? कर्ड बन चुका है। किसने बनाया? लैक्टिक एसिड बैसिलस ने। इसके आगे हम दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे आगे, डोसा एंड इडली। हमारा जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली। तो जो डोसा एंड इडली है वो कैसा फूड होता है? फर्मेंटेड है, यानी कि इसमें एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सेल के बाहर उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो एक तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की तरह ये प्रोसेस होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये फर्मेंटेशन से हम इडली और डोसा बनाते हैं, ठीक है। द
डाउ मतलब जो आटा गूथा हुआ रहता है उसको हम डाउ बोलते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग ब्रेड। तो जब हम ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड में जब हम आटा गूंथ के रख देते हैं उसके अंदर हम ईस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? ईस्ट। ईस्ट जो है वो उस डाउ के अंदर कौन सी प्रोसेस करेगी? फर्मेंटेशन प्रोसेस करेगी, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस होगी, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब हम डाउ को थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो जो है पफ्ड हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। ये सब ईस्ट के कारण होता है। ईस्ट इसके अंदर फर्मेंटेशन करता है जिसके कारण CO2 प्रोड्यूस होती है, जिससे वो जो आटा है वो पफ्ड हो जाता है, गूदेदार हो जाता है। तो ईस्ट का जो नाम है वो नाम, दूसरा नाम अगर हम बात करें तो सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। जब हम इसको बेक करेंगे बेकरी के अंदर तो हम देखते हैं कि जो डाउ होता है, डाउ को जब हम बेक करते हैं तो जो अंदर CO2 गैस है वो एक्सपांड होगी, और एक्सपांड होने से वो CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी तो जो ब्रेड की स्लाइस है उसके ऊपर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? पोर्स आ जाएंगे। ये पोर्स जो है वो क्यों बने? क्योंकि CO2 यहाँ पे एक्सपांड होके रिलीज हुई है, इसीलिए जो ब्रेड होती है उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो इडली, डोसा और ब्रेड, इन सब का फॉर्मेशन ईस्ट सैकेरोमाइसिस से, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला, हमारा एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका नाम है टोडी। क्या नाम है? टोडी। ये जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको हम टोडी बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन भी कौन सी प्रोसेस से किया जाता है? फर्मेंटेशन। और वो भी किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से। तो टोडी, a traditional drink of some part of southern India, is made by fermenting shape from palm। तो जो पाम यानी खजूर का पेड़ होता है वहाँ से शेप यानी उसका रस निकाला जाता है। उस रस को उसी सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी यानी ईस्ट के थ्रू हम फर्मेंट करेंगे और फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? टोडी का, जो कि साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कर्ड के फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड बेसिलस, फिर हमने सीखा ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, उससे हमने इडली, डोसा और ब्रेड का फॉर्मेशन किया। और अभी हमने जस्ट सीखा टोडी। टोडी जो है साउथ इंडिया की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। आगे हमारा जो है माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। तो हम ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमारे फूड को, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन फर्मेंटेड सोयाबीन है ना, जिसको हम टोफू बोलते हैं, तो टोफू, सोयाबीन से हम टोफू बनाएंगे। तो ये जो टोफू है वो इजीली डाइजेस्टेड रहता है क्योंकि ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से निकला हुआ रहता है। चीज़ हमें पता है, जो पनीर होता है वो जैसे जब दूध होता है उसको फाड़ के बनाते हैं, तो ये चीज़ के अंदर हम अलग अलग बैक्टीरिया डाल के उसकी अलग अलग तरह की क्वालिटी बना सकते हैं। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। तो जो चीज़ है आज का तो बना हुआ नहीं है, लाखों सालों से हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग माइक्रोब्स इसमें काम आते हैं, उसके बेस पर चीज़ की जो क्वालिटी है अलग अलग होती है। The large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of carbon dioxide। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी तो वहाँ पफिंगनेस आएगी, वो पफिंगनेस का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड प्रोपियोन बैक्टीरियम सेरेमनी। तो जो प्रोपियोन बैक्टीरिया है उससे कौन सा चीज बनता है? स्विस चीज। इसी तरह द रैकफोर्ड चीज इज रिपन्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो ये जो रैकफोर्ड चीज है उसमें एक अच्छा फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर एक फंगस के कारण आया है, तो फंगस से हमने उसको फर्मेंट करवाया है। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसिस नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। बीवरेज मतलब ड्रिंकिंग पेय पदार्थ एंड एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स होती है आर सम एग्जाम्पल। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज स्केल।
तो जब हम इंडस्ट्री के पर्पज से इन प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हमें इनका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो है बहुत बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है। तो जो लार्ज वेसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फर्मेंटर, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रक्रिया होने वाली है, फर्मेंटेशन। क्या होने वाला है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करवा कर हमने क्या क्या बनाया? तो हमने यहाँ पे लार्ज स्केल में ब्यूरेज बनाए और एंटीबायोटिक्स बने। तो हम इसकी बात करते हैं, ब्यूरेज क्या होता है? ब्यूरेज, तो ब्यूरेज जो होते हैं जैसे बियर, विस्की, रम, ये सब जो है वो ब्यूरेज की कैटेगरी में आते हैं और इनका फॉर्मेशन उसी प्रोसेस यानी फर्मेंटेशन से किया जाता है, जिसमें माइक्रोब कौन सा यूज होता है वो याद रखना है, सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी। फर्मेंटेड ब्यूरेज को हम पढ़ेंगे तो यहाँ आपको माइक्रोब्स याद रखना है, सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी। Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast। इसका दूसरा नाम है brewer's yeast। is used for fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol। जो मेन इसके अंदर कंपोनेंट होता है वो होता है एथेनॉल। मेन कंपोनेंट क्या होता है? एथेनॉल होता है इसके अंदर। एथेनॉल, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्यूरेज ड्रिंक। और अपने को याद रखना है सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी। और कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे? फर्मेंटेशन। वाइन एंड बियर, वाइन एंड बियर, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, without distillation, whereas whiskey and brandy and rum are produced by distillation process। तो ये तो जो विस्की है, ब्रांडी है और रम है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम फॉर्मेशन करते हैं। जबकि वाइन और बियर, जैसे आपने नाम सुना होगा रेड वाइन, और जो बियर होती है उसके अंदर फॉर्मेशन करते समय कौन सी प्रोसेस होगी? फर्मेंटेशन होगी, फर्मेंटेशन होगी। इसीलिए फर्मेंटेड फूड हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसीलिए वाइन और बियर थोड़ी सी मात्रा में बॉडी के लिए फायदा करती है ना। तो विस्की और ब्रांडी और रम जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनी है, उसमें फर्मेंटेशन की जो काउंट है या मात्रा वो थोड़ी कम रहती है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा? तो अभी हमने जो पहले सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट सीखे, उसके अंदर एक नंबर पे अपने कर्ड सीखा, कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हमने सीखा टोडी, इडली एंड डोसा, और चौथा अपना जो प्रोडक्ट था वो था ब्रेड। तो ये 4 प्रोडक्ट हाउस होल्ड में। और इंडस्ट्री में हमने सबसे पहले क्या सीखा है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर एक नंबर पे जो प्रोडक्ट सीखा है वो हमने सीखा है बेवरेज। और यहाँ पे अपने को माइक्रोब्स भी याद रखने हैं। जो कर्ड होता है वहाँ पे माइक्रोब्स यूज हम करते हैं। कर्ड के अंदर माइक्रोब्स लैक्टिक एसिड, बैसिलस। टोडी, इडली और ब्रेड, इन तीनों के अंदर हमने यूज किया है ईस्ट, जिसका नाम है सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी। और ब्यूरेज के अंदर भी हमने वही सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी का यूज किया है। और यहाँ पे सारों में क्या प्रोसेस हो रही है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है। आगे हम जो डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब अगेंस्ट, और बायोटिक्स मतलब लाइफ। तो
एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट। यानी जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स रहती है, जैसे हमारे अंदर जब हम बीमार होते हैं तो बीमार होते समय जो पैथोजन बॉडी के अंदर गया है उसकी काउंट बढ़ने लगती है और हमारे इम्यून सिस्टम को उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या लिखता है, प्रेस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से सीक्रेट होती है जो किसी और अदर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए पॉइजनस होती है, यानी उसकी ग्रोथ कम करती है। तो हर पैथोजन के लिए एक अलग से एंटीबायोटिक्स होती है, तो ये एंटीबायोटिक्स उस पैथोजन की ग्रोथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये भी माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाई जाती है और अदर माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको रोकती है। तो एंटी इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट द लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का पूरा मीनिंग हो गया अगेंस्ट द लाइफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वेरियाज विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। तो ये हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन जो पैथोजन हमारे बॉडी में गया है उसको ये ग्रो होने नहीं देगा और हमारे ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एंटीबायोटिक्स की जो सबसे पहले इन्वेंशन की गई है वो किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विथ वर्किंग एन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड अ माउल्ड ग्रोविंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin. तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन है उससे हमने कौन सी एंटीबायोटिक बनी हुई, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया से हमने इसको पेनिसिलिन को बनाया है। इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। जो इसको आगे और इसके अंदर काम किया इन दो साइंटिस्टों ने, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो पहला बना है उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमने किससे बनी, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या, एक फंगस है, ये एक फंगस है। This antibiotic was extensively used to treat American soldier wounded in World War। तो जब वर्ल्ड वार हुआ था अमेरिका के अंदर जो सोल्जर्स को चोटें वगैरह आती थी उसमें इसको यूज करते थे। अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो इनके जो इन्होंने अच्छा काम किया, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन सबको क्या मिला भाई, नोबेल प्राइज मिला 1945 के अंदर। तो हाउस होल्ड के अंदर हमने सबसे पहले सीखा कर्ड, कर्ड के बाद हमने सीखा ब्रेड, ब्रेड के बाद हमने सीखा टोडी, टोडी के बाद इडली डोसा। और इंडस्ट्रियल के अंदर हमने दो प्रोडक्ट देखे, एक तो ब्यूरेज प्रोडक्ट जो सैकेरोमाइसिस सेरीवेसिस से बनते हैं, और दूसरा अभी हमने सीखा एंटीबायोटिक्स। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो 12th के लिए, 12th बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पुट आउट होगा। तो सबसे पहला है, देखो हम पढ़ रहे हैं, कुछ केमिकल पढ़ेंगे, कुछ एंजाइम पढ़ेंगे और कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। कुछ केमिकल पढ़ेंगे अपन, एंजाइम्स पढ़ेंगे और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 4 या 5 इम्पोर्टेंट है, उसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एस्परजिलस नाइगर, ये क्या है, एक फंगस है। एस्परजिलस नाइगर ये क्या है, फंगस है, फंगस। इससे हमने क्या बनाया, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में भी होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके अंदर भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो एस्परजिलस नाइग्रम फंगस से हमने बनाया सिट्रिक एसिड। इसी तरह एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक बैक्टीरिया है भाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे हमने बनाया ब्यूटायरिक एसिड। क्या बनाया, ब्यूटायरिक एसिड। तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिकम, ये एक बैक्टीरिया है जिससे हमने
ब्यूटायरिक एसिड बनाया। क्लोस्ट्रीडियम बोtulism बैक्टीरिया से हमने ब्यूटायरिक एसिड बनाया है। और ये जो बैक्टीरिया है ये फूड पॉइजनिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है भाई, क्लोस्ट्रीडियम बोtulism, ठीक है। फिर लैक्टोबैसिलस, इसको तो हमने पढ़ ही लिया है। इसको हमने कहाँ पढ़ा है? जब हमने दही का फॉर्मेशन करवाया था, लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया है और इससे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। तो अगर आपसे पूछे दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ईस्ट का जो दूसरा नाम होता है वो है सेकेरोमाइसीज सेरिवेसी, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत काम आता है। इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। तो जो भी ब्यूरेज इंडस्ट्री है उसमें एथेनॉल बनाना है तो हमें ईस्ट सेकेरोमाइसीज सेरिवेसी का यूज करना पड़ेगा। फिर है एंजाइम लाइक लाइपेज, ये है लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या काम करता है? वो काम करता है जो बाइल के अंदर रहता है हमारे बॉडी में। लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? फैट का डाइजेशन करता है। फैट डाइजेशन का फंक्शन है इसका। तो ये जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट डाइजेशन का काम करता है। तो एंजाइम लाइक लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट। आजकल हम इसका उपयोग किस में करने लग गए भाई? डिटर्जेंट के अंदर। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाते समय जो ऑयल के दाग है वो कपड़ों पे आ जाते हैं। तो अपन जो आजकल डिटर्जेंट लाते हैं उसमें छोटी छोटी कलरफुल गोलियां रहती है। वो कलरफुल गोलियां अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे उसके अंदर लाइपेज भी होता है। ये जो लाइपेज है वो क्या काम करेगा? ये डिटर्जेंट के अंदर हम डालेंगे तो हमारे बॉडी में जो काम करता है वो वही का वो बाहर करेगा। तो बॉडी के अंदर फैट डाइजेशन का काम करता है, तो डिटर्जेंट के अंदर इसको डालने से तो ये स्टेन रिमूव करेगा, रिमूविंग ऑयली स्टेन। ऑयल क्या होता है? ऑयल एक तरह का फैटी तो होता है, तो ऑयली स्टेन को रिमूव करने वाला एंजाइम लाइपेज, ये भी हमने जो है कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से बाहर बना लिए। और इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं? डिटर्जेंट फॉर्मेशन में। जो पैक जूस आता है, बोतल जूस, ये जो पैक जूस होता है बोतल जूस, वो एकदम क्लियर होता है। जैसे हम घर पे जूस बनाते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता, तो जो बाहर से बाजार से जूस लाते हैं वो एकदम साफ रहता है, क्लियर रहता है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ एंजाइम काम आते हैं, जैसे पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। तो ये पैक्टिनेज और प्रोटीएज जो होते हैं वो जूस को क्लियर करने के काम आता है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज याद रखना आप, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब है गोलाकार, राउंड शेप में बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से कौन सा एंजाइम बनता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लोट बस्टर। अब ये क्लोट क्या है? इसका मतलब ब्लड क्लोट। जो हार्ट की आर्टरी जा रही है, आर्टरी के अंदर कहीं पर क्या आ चुका है? क्लोट बन गया है। जैसे यहां क्लोट बन गया है। आर्टरी के अंदर क्लोट बढ़ने के कारण क्या हुआ? आर्टरी के अंदर क्लोट बढ़ने के कारण यहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो एरिया जो है ब्लड फ्लो का वो कम हो गया, जिसके कारण ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जो ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई कम होगी। जब ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो ये एक तरह से हार्ट का फेलियर है, यानी हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्लोट को हटाने के लिए जो ड्रग डिजाइन की गई है, इस क्लोट को हटाने के लिए जो ड्रग डिजाइन की गई है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो जो ये क्या करेगी? ब्लड क्लॉट बस्टर, ब्लड क्लॉट को बस्ट कर देगी, उसको हटा देगी। तो हमें याद रखना है कि जो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये एक तरह का एंजाइम है। किससे बनाया हमने?
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बना है और ये काम क्या करेगा, क्लॉट को बस्ट कर देगा। फॉर द रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करेगा ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोवन मायोकार्डियल इंफरेक्शन, यानी एमआई का अटैक जिसको आया है उसके अंदर जो क्लॉट बन गया है, क्लॉट को हटाने के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जिसका फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस से। फिर दूसरी ड्रग जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को याद रखनी है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो एक इम्यून सप्रेसर है, इम्यून सप्रेसर एजेंट है। अब ये इम्यून सप्रेसर क्या होता है, तो ऐसा एजेंट या ऐसा ड्रग जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से कोई ऑर्गन जब अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो अपनी बॉडी का जो मैकेनिज्म है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को एक्सटिंग्विश कर सकता है, पहचान सकता है कि भाई ये मेरी सेल है और ये बाहर से आई है। तो उस पहचानने की क्षमता के आधार पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडीज बनाएगा और हमारा जो ऑर्गन हमने डोनर से लिया है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए इम्यून सप्रेसर दिया जाता है। तो ये जो इम्यून सप्रेसर होता है वो होता है साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज अ इम्यून सप्रेसर एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिनमें ट्रांसप्लांट हुआ है उनको दिया जाएगा। और इसका फॉर्मेशन किससे होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से होता है। तो अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद रखना है, अपने को याद रखना है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, ये इम्यून सप्रेसर, इम्यून सप्रेसर है। और इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है भाई, क्या है, फंगस। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए का फॉर्मेशन कराया और ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यून सप्रेसर ड्रग है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये हमें याद कैसा होगा, हमें याद रखना है ट्राई साइकल, यानी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से साइक्लोस्पोरिन ए का फॉर्मेशन हुआ। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए और तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट याद रखना है वो है स्टेटिन। स्टेटिन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है एक ईस्ट है जिसका नाम है मोनोस्कस परप्यूरियस ईस्ट से हमने क्या बनाया, स्टेटिन। और ये कहाँ काम आएगी, ये काम आएगी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट, इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो LDL और एक HDL। LDL जो होता है वो खराब फैट कह सकते हैं आप, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये है HDL, H4 हेल्दी, H4 हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। तो जिसका भी LDL बढ़ जाता है, जिसका भी LDL बढ़ जाता है, जिसका भी LDL बढ़ जाता है
LDL बढ़ने पर अपन उसको क्या देंगे भाई? LDL बढ़ेगा तो हमें उसको ट्रीटमेंट के फॉर्म में दवाई देनी पड़ेगी और वो हम देंगे स्टेटिन। क्या देंगे? स्टेटिन। ये जो स्टेटिन होता है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? अभी हमने बात की मोनोस्कस परप्यूरियस। तो मोनोस्कस परप्यूरियस से हमने स्टेटिन बनाई और ये स्टेटिन क्या काम आने वाली है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आएगी। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है, वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमने बनाया और इसका काम है क्लॉट बस्टर। ठीक है, जैसे मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन यानी MI अटैक के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग दी जाती है। दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है एक इम्यून सप्रेसर एजेंट है जिसको हमने फॉर्मेशन किया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से। और तीसरा है स्टेटिन। स्टेटिन मोनोस्कस परप्यूरियस ईस्ट से बनाया है और ये स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हमारे अंदर क्या करेगा? कम करेगा। तो इन तीन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस साल आपके लिए बहुत बहुत आने के चांसेस हैं। आगे है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो आपका यही बनता है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और दूसरा जो बनता है यहाँ पे बायोगैस प्लांट। इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आने के चांस ज़्यादा अच्छे हैं। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको हम आराम से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो बहुत बड़ी सिटीज़ होती है, सिटी के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आज के टाइम वो है सीवेज की है। सीवेज का अगर पानी अपन सीधे कहाँ छोड़ दें? रिवर्स के अंदर छोड़ दें तो रिवर में क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन हो जाएगा। तो सीवेज का पानी सीधे रिवर में छोड़ने से पॉल्यूशन होगा। तो हमें सीवेज को सबसे पहले ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करना पड़ेगा। इसको जब ट्रीट करेंगे तो इसमें जो पॉल्यूटेड है उसकी मात्रा हम क्या कर देंगे? बहुत बहुत कम कर देंगे। और पॉल्यूटेंट कम होने के बाद फिर हम इसको रिवर में छोड़ेंगे तो उससे पॉल्यूशन इतना नहीं होगा। तो इसीलिए जो आज सिटी है, सिटी के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है? सीवेज की हो गई है। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द म्युनिसिपल वेस्ट, जो हमारे म्युनिसिपल का वेस्ट आ रहा है, जो नालियों से पानी बह रहा है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रेटा। तो जो ह्यूमन का एक्सक्रेटा है उसको भी, इसका मेन कंपोनेंट तो वही है ह्यूमन एक्सक्रेटा। तो इसका मेन कंपोनेंट है सीवेज का, वो है ह्यूमन वेस्ट। तो जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है, ह्यूमन एक्सक्रेटा और जो म्युनिसिपल वेस्ट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर सीवेज बनाते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं, है ना, जो बीमारियां पैदा करते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, है ना। तो जो माइक्रोब्स रहेंगे वो ज्यादातर कैसे रहेंगे? पैथोजेनिक रहेंगे, यानी बीमारी पैदा करने वाले रहेंगे, रोगजनक रहेंगे। तो इसका हमें प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स है, इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है और कुछ हेवी मेटल्स भी होता है। अगर आप डायरेक्ट इसको कहाँ छोड़ दोगे? पानी, वाटर बॉडी में छोड़ दोगे तो उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो हमारा ये दायित्व बनता है पहले हम इसको क्या करें? ट्रीट करें। तो इसका ट्रीटमेंट 3 स्टेज में होता है। इसका ट्रीटमेंट 3 स्टेज में होता है। इसका ट्रीटमेंट 3 स्टेज में होता है।
पहला जो इसका ट्रीटमेंट होगा 1 नंबर पे प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम हो जाएगा फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, तो इसके अंदर क्या होगा, जो सीवेज है आपका, उस सीवेज को लाएंगे और उसके अंदर 2 प्रोसेस करेंगे। एक तो उसको सबसे पहले करेंगे फिल्टरेशन, 1 नंबर पे होगा फिल्टरेशन, और 2 नंबर पे यहां पे फिल्ट्रेशन के बाद होगा सेडिमेंटेशन। तो जो सीवेज आ रहा है उस सीवेज को सबसे पहले हमें फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद उसको सेडिमेंट करना है। सेडिमेंट मतलब उसको हम थोड़ी देर के लिए सेटलिंग टैंक में छोड़ देंगे। सेटलिंग टैंक में छोड़ने के कारण जो भी उसके अंदर इनसोल्यूबल कचरा होगा वो सब वहाँ जो है सेडिमेंट के फॉर्म में पेंदे में जमा हो जाएगा। तो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो हमें पता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम फिजिकल ट्रीटमेंट, और यहाँ पे 2 टेक्निक यूज होगी, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फिजिकल ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी फिजिकल ट्रीटमेंट, इसके अंदर क्या होने वाला है, स्टेप्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको हम छान के अलग करेंगे, फिल्टर करेंगे। लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो होगी फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये याद रखना है। There are removed in stage. Initially floating debris is removed by sequentially filtration. जो तैरने वाली फ्लोटिंग डेब्रीज है, जो कचरा है, उसको हम फिल्ट्रेशन सीक्वेंशियल यानी बार बार उसको फिल्टर करके अलग कर देंगे। देन द ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल प्रेबल्स, जो ग्रिट होता है, जो कंक्रीट होता है, उस कंक्रीट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, उसको हम रिमूव कर देंगे सेडिमेंटेशन। यानी फर्स्ट आपको फिल्टर करना है और सेकंड आपको सेडिमेंटेशन करना है। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, अब आप जो उसको छोड़ रहे हो, है ना, जो उसको वेसल को, इसके अंदर सीवेज आया, सीवेज आने के बाद जब आपने उसको फिल्टर, यहाँ जाली लगा दी, फिल्ट्रेशन हो गया यहाँ पे। फिल्ट्रेशन के बाद जो भी आपका ये वेस्ट है उसको आप छोड़ोगे तो जो इसका कचरा है, जो डेब्रीज है, वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ पेंदे में इकट्ठी हो जाएगी। तो ये जो डेब्रीज है उसको हम कहेंगे स्लज। क्या बोलेंगे, स्लज, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर ये तैर रहा है उसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में हमने 2 चीज़ें करनी है, एक तो फिल्ट्रेशन करना है, दूसरा सेडिमेंटेशन करना है। जब फिल्ट्रेशन कर लेंगे तो पूरा जो इसमें है और इस सेटलिंग टैंक में डाल देंगे, इसको हम बोलेंगे सेटलिंग टैंक। आगे एक बार और सेटलिंग टैंक होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर जब इसको छोड़ेंगे तो डेब्रीज पेंदे में इकट्ठा हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। और जो भी ये ऊपर तैर रहा है उसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट। ये जो इफ्लुएंट है उसको हम आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, इसमें जो ऊपर तैर रहा है उसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट। और इस इफ्लुएंट को हम कहाँ भेजने वाले हैं, इसको हम भेजने वाले हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉर
इसी का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो हमारी जो सेकंड प्रोसेस है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला, इसका मतलब यहाँ कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब काम आएगा। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया आपको याद रखना है वो है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया है, और ये खाएगा क्या, ये खाएगा जो इफ्लुएंट के अंदर, इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ये एरोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा सिंपल मैटर के अंदर, यानी उसको डीकंपोज कर देगा। क्या कर देगा, डीकंपोज कर देगा। डीकंपोज करते समय इसकी एक डिमांड रहेगी, ये एक मांग करेगा। ये मांग करता है किसकी, ऑक्सीजन की। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में काम आएगा, वो इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट कर देगा, डीकंपोज कर देगा उसको, और सिंपल मैटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस पूरी प्रोसेस के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ये ऑक्सीजन की डिमांड करता है कि तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें सीवेज साफ करके दूंगा, तो ये जो डिमांड है इसकी, उसको हम कहते हैं BOD। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है BOD। BOD का फुल फॉर्म होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा हम उससे पढ़ते हैं वापस। तो देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसको बोला गया है। प्राइमरी जो इफ्लुएंट है, जो हमने निकाला कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो ऊपर तैरने वाला था प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने भेज दिया है किसके लिए, यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 2 टैंक होते हैं। जो पहला टैंक होता है उसका नाम है एरेसन टैंक। तो एरेसन टैंक के अंदर हमने उस इफ्लुएंट को भेज दिया है, और इस एरेसन टैंक में होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसको चाहिए तो हमें इसमें ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी। तो जो हवा की ऑक्सीजन है उसको मिक्स करने के लिए यहाँ पर ऐसी सुविधा होती है, यानी एजिटेटेड सिस्टम लगा रहता है, मैकेनिकल सिस्टम रहता है जो बाहर की एयर को क्या करेगा, पंप कर देगा इसके अंदर। यानी एक बर्तन है जिसके अंदर ऐसी मोटर जैसा कुछ लगा है, वो घूमेगा, जिसके कारण बाहर की हवा उसके अंदर इफ्लुएंट में मिक्स हो जाएगी। This allows vigorous growth of useful aerobic microbes। जैसे ही ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ेगी तो एरोबिक बैक्टीरिया की काउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके खाने का सामान ऑर्गेनिक मटेरियल आ चुका है। इनटू फ्लॉक्स, अब फ्लॉक्स जो है वो पूरे सारे बैक्टीरिया को हम क्या बोल देंगे, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब होता है मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स। तो जो फंगस के साथ जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं। तो इस फ्लॉक्स की जो है काउंट बढ़ जाएगी। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, दिस सिग्निफिकेंट रिड्यूस BOD। BOD का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। तो जो हमने इफ्लुएंट भेजा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता जाएगा, तो उसको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने घोलने के लिए क्या किया, एजिटेटर सिस्टम लगा रखा है जिसमें हवा घुलती रहेगी, और जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलेगी ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज कर देगा, और डीकंपोज करने के बाद टाइम के साथ BOD क्या हो जाएगी, टाइम के साथ BOD रिड्यूस हो जाएगी।
जैसे ही बीओडी रिड्यूस होगी हम इसको टर्सरी प्लांट में भेज सकते हैं। तो बीओडी रेफर्स, अब हम बीओडी के बारे में पढ़ेंगे। बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 1 लीटर की एक बोतल है, इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक मैटर भर रखा है, ऑर्गेनिक मैटर भर रखा है, जो कि मान लो सीवेज है ना, सीवेज का पानी 1 लीटर है। इसकी जो अमाउंट है वो कितना लिया हमने, 1 लीटर। 1 लीटर जो गंदा पानी है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके डीकम्पोजिशन करने के लिए तो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड करता है, ऑक्सीजन की इस डिमांड को ही हमने क्या बोला है, ऑक्सीजन की इस डिमांड को ही हमने BOD बोला है। तो 1 लीटर पानी के अंदर जितना आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रखता है उसी को हम कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस। ये तब तक हम उसको वहाँ तक छोड़ेंगे जब तक वहाँ पे BOD का मान कम नहीं हो जाता। जैसे जैसे वो पानी साफ होगा BOD कम होती जाएगी। इसका मतलब जो फ्रेश वाटर होता है उसकी BOD, फ्रेश वाटर की BOD क्या होगी, कम होगी भाई, है ना। यानी कि BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन इन वाटर। अगर किसी पानी का BOD ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा है। फिर आ जाओ यहाँ वापस। The BOD test measured the rate of uptake of oxygen by the microorganism in a sample of water. Thus, indirectly, BOD is means of the organic matter present in the water. अगर BOD ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। The greater the BOD of waste water, more is it polluting potentially. जितनी ज़्यादा BOD रहेगी, जैसा कि हमने यहाँ बात की, जितनी ज़्यादा BOD रहेगी उतना उसमें पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा रहेगा। Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank. तो जैसे ही BOD कम हो जाएगी फिर हम उसको भेजेंगे सेटलिंग टैंक में, और ये होगा सेकेंड सेटलिंग टैंक। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, इसमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, सीवेज लेके आए थे, और सीवेज लाने के बाद इसमें पानी आ गया, सीवेज आ गया, यहाँ पे कचरा बैठ गया था नीचे, इसको हमने बोला प्राइमरी स्लज। यहाँ पे 2 प्रोसेस हुई, एक तो फिल्टरेशन और दूसरा यहाँ पे ये नीचे हो रहा है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, और पीछे जो बैठ गया वो है प्राइमरी स्लज। अब जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट। इस इफ्लुएंट को, और ये पूरा जो कंटेनर है वो है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस इफ्लुएंट को हमने भेजा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 2 तरह के कंटेनर होते हैं। एक तो होता है एरेशन टैंक, एरेशन,
टैंक, इसके अंदर एजिटेटिंग सिस्टम लगा रहता है, यानी ऐसे पंखे लगे रहेंगे। अब इफ्लुएंट को हमने इसमें भेजा तो इफ्लुएंट इसमें फिलअप हो गया है, इफ्लुएंट इसमें फिलअप हो गया है। इफ्लुएंट इसमें फिलअप हो गया। अब जब हम इसको घुमाएंगे तो इसमें क्या मिक्स हो जाएगी, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। इसको घुमाने से इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। ऑक्सीजन मिक्स होने के कारण अब जो इसमें माइक्रोब्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स, उसकी काउंट बढ़ जाएगी और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में इसकी बीओडी ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे इसकी बीओडी क्या हो जाएगी, कम। जैसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में इसकी बीओडी कम हो जाएगी, हम इसको भेज देंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजेंगे और फिर जो नीचे यहाँ पे बैठ जाएगा वो फ्लॉक्स ही होगा, उसकी कुछ मात्रा वापस हमें कहाँ भेजनी है, एरेशन टैंक में। और ये जो वाटर अब है ये हम इसको कहाँ छोड़ सकते हैं, रिवर्स के अंदर छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही बीओडी का मान कम होगा फिर हम इसको आगे भेज देंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है उसके अंदर जो सेडिमेंट बैठेगा उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। और इसकी स्मॉल अमाउंट हमें कहाँ वापस पंप बैक करनी है, कहाँ पंप बैक करनी है, एरेशन टैंक के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इनोकुलम, यानी ये आगे से आगे हमारे काम आता रहेगा। द रिमेनिंग मेजर्ड पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये हमारा तीसरा ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इसको हम बोलेंगे टर्सरी ट्रीटमेंट। टर्सरी ट्रीटमेंट, इसी का दूसरा नाम है केमिकल ट्रीटमेंट। तो एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसके अंदर क्या होगा, एन एरोबिक बैक्टीरिया होगा जो इसका डाइजेशन करेगा और डाइजेशन करने के बाद here other kind of bacteria which grows anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen और सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका हम यूज़ किस फॉर्म में करने वाले हैं, इनका हम यूज़ करेंगे बायोगैस के फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। These gases biogas can be used as a source of energy। एनर्जी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। It is inflammable, ये जो है आग लगाने वाली गैस है। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams। तो जैसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लेते हैं फिर हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसका टर्सरी ट्रीटमेंट भी करते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद हम इसको कहाँ छोड़ सकते हैं, इसके बाद हम इसको नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार वापस रिवाइज हो रहे हैं। यहाँ से जो सीवेज का पानी है, सीवेज का पानी यहाँ से आया है, सीवेज का पानी आया। सबसे पहले यहाँ पे बाहर स्क्रीन लगी है जिससे क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर के बाद यहाँ पे ग्रिट लगी है जिसके कारण सेडिमेंटेशन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे फिल्टर हो गया, यहाँ पे सेडिमेंट हो गया, फिर हम इसको भेज देंगे कहाँ पे, सेटलिंग टैंक में, और यहाँ पे नीचे कचरा बैठ जाएगा। इसके बाद हम इसकी अमाउंट जो ऊपर तैरने वाला इफ्लुएंट है इसको हम भेजने वाले हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो पहला टैंक होगा जिसका नाम है एरेशन टैंक। एरेशन टैंक, इस एरेशन टैंक में इसको छोड़ेंगे और यहाँ पे बीओडी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम।
जैसे यहाँ सिग्निफिकेंट अमाउंट में बीओडी कम होगी, इसको हम भेजेंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, और यहाँ जो ये नीचे बैठा है उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। इसको हम इनोकुलम के फॉर्मेशन में वापस कहाँ भेज देंगे, इसको वापस भेज देंगे यहाँ पे एरेशन टैंक और फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। और फिर जब इसका जो इफ्लुएंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और उसका ट्रस्ट सी ट्रीटमेंट अगर अपन चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, आगे है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो अभी हमने इसका एक टॉपिक कवर किया है, अगला जो बायोगैस प्लांट है वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।